सूरपुर नाम के एक राज्य में एक किसान रहता था जिसके दो बेटे थे। जब वे बड़े हो गए तो उसने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने लिए पत्नियां ढूंढो। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अच्छी पत्नियां मिले। इसलिए जो भी लड़कियां तुम दोनों अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वो तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेंगी या नहीं। इसके बाद ही तुमको अपनी चुनी हुई लड़की से शादी की इजाजत मिलेगी। पर वे हमें कहाँ मिलेंगे पिताजी? उसके लिए तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने 20 साल पहले तुम दोनों के जन्म पे अपने खेतों में पेड़ लगाए थे। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट कर गिरे, तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने जाओ। अगर तुम लोगों को उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो जाओ। मुझे यकीन है कि तुमको अपनी पत्नी मिल जाएगी। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। पिता की बात मानकर दोनों भाई कुल्हाड़ी उठाकर खेत की ओर चल दिए। जब मदन ने पेड़ काटा तो वह पेड़ पूरब की तरफ गिरा। मदन ने बोला, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है गुरु की ओर एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं इसके घर जाऊंगा और उसको अपने साथ शादी करने के लिए मना लूंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। जब छोटे बेटे ने अपना पेड़ काटा तो वह पश्चिम की तरफ गिरने की जगह उत्तर की तरफ गिर गया। उसे उत्तर की तरफ गिरते हुए देख उसका बड़ा भाई हंस पड़ा, क्योंकि उसे यकीन था कि उत्तर में तो सिर्फ घना जंगल है, वहां भला कोई लड़की कहाँ मिलेगी। तुझको तो किसी जंगली बिल्ली या किसी भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी आदित्य, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की रहती नहीं है। फिर भी छोटे बेटे, जिसका नाम आदित्य था, अपने पिता की इच्छा का मान रखते हुए पत्नी की तलाश में जंगल की ओर चल पड़ा। उसके बड़े भाई ने अपनी होने वाली पत्नी को खुश करने के लिए उपहार चुने और पूरब की दिशा में रवाना हो गया। आदित्य भी उत्तर दिशा में घने जंगल के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगा। हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि वहां कोई लड़की नहीं मिलेगी जो उसकी पत्नी बन सके। इसके बावजूद वह बिना रुके जंगल के अंदर दूर तक चलता चला गया। कुछ समय बाद वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी को देखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उससे अचानक यह एहसास हुआ कि शायद उसे यहाँ उत्तर में ही उसकी पत्नी मिल जाए। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। झोपड़ी पूरी तरह से खाली थी, केवल एक छोटी सी बंदरिया थी। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। इधर देखो, मैं यहाँ हूँ आदित्य, इधर देखो। अरे, तुम तो एक छोटी सी बंदरिया हो और मेरा नाम भी जानती हो। अरे वाह, मुझे तो आशा थी कि मुझे यहाँ एक सुंदर सी लड़की मिलेगी जिससे मैं शादी करूँगा और अपनी पत्नी बनाऊंगा। सुंदर सी लड़की। तब आदित्य ने बंदरिया को अपने भाई की शादी के बारे में और अपने पिता की इच्छा बताई। फिर वह बोला, मुझे पता है कि मेरे भाई अपनी पत्नी ढूंढ लेंगे, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पिता मुझसे निराश हो या ये सोचे कि मैं अपनी पत्नी ढूंढ नहीं सका। मैं भी उनकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। तो तुम मुझसे ये क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं? या उत्तर में तो कोई लड़की रहती नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी और हमेशा तुम्हारे लिए वफादार भी रहूंगी। बंदरिया की मीठी आवाज सुनकर आदित्य खुश हो गया और अपने आप से बोला, हाँ ठीक है, वो छोटी सी बंदरिया, मैं अपने पिता से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई है। पर तुम्हारे लिए बंदरिया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि मैं यहीं रह जाती हूँ, तब तक तुम अपने पिता को इस खबर के लिए तैयार करके आओ। आदित्य को समझ में आ गया कि वह बंदरिया ठीक कह रही थी, तो वह बंदरिया को वहीं छोड़कर अकेले ही घर लौट आया। मैं पूरब की ओर चलता गया और चलता गया। आखिर में मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया और उससे पानी मांगा। हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया और धीरे धीरे बातों ही बातों में मैंने उससे शादी के लिए मना लिया। और हाँ, तुमको पता है, मेरी वाली की आंखें तो बिल्कुल परी जैसी सुंदर है। उसकी आंखों में ऐसा जादू है कि एक बार जो देख ले वो खो जाए। आदित्य के भाई ने यह बात इतनी जोर से कही ताकि उसके पिता भी सुन ले।
तुम तो मेरी चिंता छोड़ दो, मुझे तो एक प्यारी और नाजुक सी चीज मिली है, और वो तो एक मखमल के कपड़े पहनती है, इतने नरम और खूबसूरत कि देखो तो बस देखते रह जाओ। मखमल के कपड़े? अरे तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे उत्तरी जंगल में तुमको कोई राजकुमारी ढूंढ ली हो। हाँ बिल्कुल राजकुमारी जैसी है। वो तो मखमल के कपड़े पहनती है और क्या तो लगती है। जब वो मेरे लिए गाती है तो आय हाय हाय हाय, उसकी मीठी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे सारा जंगल उसकी धुन पर घूम रहा हो। आहा हा हा हा। और उसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि बस सुनते ही रहने का दिल करता है और दिल खुशी से भर जाता है। यह सुनकर उसके भाई जलने लगा। उसके छोटे भाई को उत्तर में भी इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई? मैं अब भी यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि तुम दोनों में से किसको सबसे अच्छी पत्नी मिली है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी हर एक बहू मेरे लिए रोटी बनाए, ताकि मैं ये देख सकूं कि वो तुमको ठीक से खाना खिला सकेगी या नहीं खिला सकेगी। मुझे मालूम है कि मेरी वाली अच्छी रोटी बनाएगी, पर आदित्य तुम्हारी राजकुमारी क्या करेगी? मुझे पता नहीं है, ये तो मुझे उससे पूछने पर ही पता चलेगा। पर असल में तो वह चिंता कर रहा था कि उसकी बंदरिया रोटी बनाएगी भी तो कैसे बनाएगी। उसके बाद वह दोनों भाई एक साथ घर से निकल पड़े अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से रोटी बनवाने के लिए। छोटी बंदरिया ने जब आदित्य को वापस आते देखा तो वह खुश हो गई। आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या पिताजी को हमारी शादी मंजूर नहीं? ऐसी बात नहीं है बंदरिया रानी। असल में जब मैं घर पहुंचा और अपने भाई को अपनी पत्नी के बारे में बताते हुए सुना तो मैं भी कह दिया कि मुझे तो एक राजकुमारी मिल गई है। लेकिन जब पिताजी ने हम दोनों भाइयों की पत्नियों के बारे में सुना तो ये तय नहीं कर पाए कि किसकी पत्नी सबसे अच्छी होगी। इसलिए उन्होंने हम दोनों को कहा है कि अपनी अपनी पत्नी से रोटी बनवा कर लाए, ताकि वो फैसला कर सके कि कौन सबसे बेहतर है। मैं तो बस इस बात से घबरा रहा हूँ कि तुम रोटी कैसी बनाओगे। अरे तुम इस बात की चिंता कर रहे हो? तुम बस आराम से बैठो और देखते रहो, तुम्हें तुम्हारी रोटी जरूर मिलेगी। आदित्य बस थोड़ा सा सब्र रखो। आदित्य ने देखा कि छोटी बंदरिया के बुलाते ही दरवाजे से दो बंदर बाहर आए। छोटी बंदरिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर आओ। वे दोनों बंदर तुरंत वहां से चले गए और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया दाने लेकर वहां आ गए। छोटी बंदरिया ने उन गेहूं से रोटी बनाना शुरू कर दिया। आदित्य बड़े आश्चर्य से छोटी बंदरिया को गौर से रोटी बनाते हुए देखता रहा। अगले दिन दोनों भाई अपनी अपनी रोटियां लेकर पिता के पास पहुंचे। सबसे पहले बड़े भाई ने रोटी पिता को दी। पिता ने पहले बड़े भाई की रोटी चखी और कहा, तुम्हारी होने वाली पत्नी ने बहुत अच्छी रोटी बनाई है, जैसे देहाती लड़कियों से रोटी बनाने की उम्मीद की जाती है, उन्होंने वैसा ही रोटी बनाया है। वह संतुष्ट था कि शादी के बाद उसकी बड़ी बहू उसके बेटे को ठीक से खाना खिलाती रहेगी। तब आदित्य ने अपनी रोटी अपने पिता को दी। पिता ने रोटी को चखा और बोला, अरे ये रोटी तो बहुत ही सुंदर और सफेद है, जरूर किसी बढ़िया और महंगे अनाज से बनी है। लगता है तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अमीर है। हाँ पिताजी, उसने तो बस इशारा किया और उसके नौकर तुरंत आटा लेकर हाजिर हो गए। फिर उसने उसी आटे से रोटी बना दी और फिर बन गई रोटी। यह सब तो ठीक है, पर अब हम एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हारी होने वाली पत्नियों से उनको एक और काम करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं क्या वे सिलाई भी कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तुम लोग जाओ और उनके हाथ से बने हुए कपड़ों का नमूना लेकर आओ। यह सुनकर बड़े भाई खुश हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके होने वाली पत्नी कपड़ा बुनना जानती थी और वह सोच रहे थे कि कोई राजकुमारी तो कपड़ा बुन ही नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? मेरी बंदरिया ने तो रोटी बना दी, अब ये कैसे कहूं कि वो कपड़ा भी बुन सकती है या नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, बंदरिया कपड़ा बनाए या ना बनाए, कम से कम उस बोलती हुई बंदरिया से दोबारा तो मिल सकूंगा मैं। जब आदित्य बंदरिया के पास पहुंचा तो बंदरिया उसे फिर से देखकर बहुत खुश हो गई और वह तुरंत ही आदित्य के पास आ गई। मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूँ बंदरिया रानी, लेकिन क्या आदित्य, क्या तुम्हारे पिता को मेरी बनाई हुई रोटी पसंद नहीं आई या फिर उन्हें कुछ और चाहिए? रोटी तो बहुत पसंद आई और वे तुम्हारे हाथ के बने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो? देखो, मैं कभी सुना तो नहीं हूँ कि कोई बंदरिया भी कपड़ा बुन सकती है, लेकिन अब मैं क्या करूं? पिताजी ने यही कहा है। यह सुनकर बंदरिया फिर से हंसी
और एक बार फिर उसके बुलाने पर दरवाजे से 2 बंदर बाहर आ गए। वे अपनी राजकुमारी के हुक्म का इंतजार करते हुए उसकी ओर देखने लगे। तुम दोनों जाओ और सबसे बढ़िया रुई लेकर आओ। जब बंदर असली की रुई ले आए तो बंदरिया ने उस रुई से बेहद बढ़िया धागा काटना शुरू कर दिया। धागा काटने के बाद उसने उसे बहुत ही सुंदर कपड़ा बुना। वह कपड़ा इतना बेहतरीन और बारीक था और उसने उसे बनाकर एक डिब्बे में रख दिया। फिर वह आदित्य की ओर देखकर बोली, लो, इस डिब्बे को तुम अपने पिता के पास ले जाओ। इससे उनको पता चल जाएगा कि मैं कपड़े भी बुन सकती हूँ या नहीं। जब दोनों भाई अपने पिता के पास पहुंचे तो बड़ा भाई मुस्कुराया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके छोटे भाई आदित्य के पास कोई बुना हुआ कपड़ा नहीं है। इसका मतलब आदित्य की होने वाली पत्नी उनके पिता को खुश नहीं कर पाएगी। आदित्य ने उस डिब्बे को अपनी जेब में ही रखा हुआ था। पिता ने पहले बड़े भाई का कपड़ा देखा और कहने लगे, तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा बनाएगी, तुम्हें ठीक से कपड़े पहनाएगी और तुम्हें गर्म रखेगी। उसका काम अच्छा है, लेकिन समय के साथ इसे और बेहतर किया जा सकता है। फिर उन्होंने आदित्य से पूछा, बेटा, तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ का बना हुआ कपड़ा कहाँ है? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा नहीं बना सकी? आदित्य ने अपनी जेब से डिब्बा निकालकर पिताजी को दे दिया। उसके बड़े भाई डिब्बा देखकर हंस पड़े। अच्छा, तो तुम्हारी राजकुमारी हमारे पिताजी को कपड़े की बजाय एक डिब्बा भेजा है। मैंने तो इतना अच्छा कपड़ा कभी देखा ही नहीं था। यह तो बहुत सुंदर कपड़ा है। तुम्हारी होने वाली पत्नी ने इतना सुंदर और बढ़िया कपड़ा कैसे बना लिया? उसने तो बस इशारा दिया और उसके नौकर उसके लिए असली की रुई लेकर आ गए। फिर उसने उस रुई का धागा बनाया और उस तरह से यह सुंदर सा कपड़ा बुन दिया। ये सब तो बहुत अच्छा था। अब मैं तुम लोगों की होने वाली पत्नियों से मिलना चाहूंगा, ताकि फिर तुम लोगों की शादी की जा सके। तो तुम लोग जाओ और उनको मेरे पास लेकर आओ। अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहाँ लेकर आऊँ तो मेरे बड़े भाई जब देखेंगे कि मेरी होने वाली पत्नी एक बंदरिया है, वो तो मेरे पर फिर से हंसेंगे और मेरे पिता भी हमारी शादी पर राजी नहीं होंगे। लेकिन मैं इन सब की चिंता नहीं करता। उसने मेरे लिए रोटी बनाई, मेरे लिए कपड़ा बुना और वो बहुत प्यारी और दयालु भी है। मैं तो बस उसकी परवाह करता हूँ, अब चाहे वो बंदरिया ही क्यों ना हो। यह सोचकर वह फिर से बंदरिया के घर की ओर चल पड़ा ताकि वह उसे लेकर अपने पिता से मिला सके। जब वह फिर से उस झोपड़ी में पहुंचा तो बंदरिया उसे देखते ही खुश होकर उसके पास आ गई। बंदरिया रानी, मेरे पिता को तुम्हारे हाथ से बुना हुआ कपड़ा बहुत पसंद आया। अब मेरे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे पिता मेरे से मिलना चाहते हैं? क्या वो एक बंदरिया से तुम्हारी शादी करवा देंगे? पहले मेरे साथ तो चलो, उसके बाद मैं बताता हूँ। अब चलो। हाँ चलो, अब तो तुम्हारे साथ ही चलना है। तो चलो, अब तुम मुझे जहाँ ले चलोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वह छोटी बंदरिया जैसे ही अपनी झोपड़ी से बाहर निकली तो वह एक पत्थर की मूर्ति बन जाती है। यह सब देख आदित्य को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। आदित्य तो उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर वह तो मूर्ति बन गई। पर वह अपनी बात उस मूर्ति को बताता है। तुमने पूछा था ना कि मैं एक बंदरिया से शादी कर सकता हूँ या नहीं? हाँ, कर सकता हूँ। मेरे भाई मुझ पर हंसेंगे, यहाँ तक कि मेरे पिता भी शायद इस शादी से खुश ना हो, लेकिन मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुम्हें उसी तरह प्यार करूंगा, सम्मान दूंगा जैसे कोई असली पत्नी को देता है। तुम एक बंदरिया हो तो क्या हुआ, मैं तुमको अपनी पत्नी बना लेता। मुझे तुमसे प्यार था। इतना बोलते ही वह मूर्ति चमकने लगी और वहां से एक सुंदर लड़की निकली। वह बहुत सुंदर थी। यह देख आदित्य डर गया और फिर उस सुंदर लड़की को देखता ही रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो आदित्य? चलो अब घर चलें। तुम कौन हो और मेरी बंदरिया कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? आदित्य, मैं ही हूँ तुम्हारी बंदरिया। जब मैं 14 साल की थी तब एक जादूगर ने मेरे पे जादू कर दिया था और मुझे बंदरिया बना दिया था और बोला था जब तुमसे कोई सच्चा प्यार करेगा तभी ये जादू खत्म होगा, और तुमने वो जादू को खत्म कर दिया आदित्य। चलो अब घर चलते हैं। फिर वह दोनों आदित्य के घर चले जाते हैं और वहां आदित्य के बड़े भाई भी अपनी पत्नी के साथ थे। फिर वे सब खुशी खुशी के साथ रहने लगते हैं।